आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जहां इसके तहत पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की श्रृंखलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। जो पहली बार भारत मंडपम में 6 दिसंबर को आयोजित महोत्सव में पूर्वोत्तर के 250 से अधिक कारीगर और उद्यमी हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों तथा 34 जीआई टैग वाले उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। राज्य विशिष्ट मंडपम, एरी और मुगा सिल्क गैलरी भी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे। इस महोत्सव के दौरान महिला नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, खेल, कला और संस्कृति पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा विकसित भारत के लिए पूर्वोत्तर की भूमिका पर विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। जैसे के चलते विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सभी जनता से महोत्सव में आने की अपील भी की। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आप सभी को बहुप्रतीक्षित अष्टलक्ष्मी महोत्सव में आमंत्रित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6 दिसंबर को किया जाएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 8 उत्तर पूर्वी राज्यों की समृद्ध संस्कृति, मंत्रमुग्ध करने वाली कला कौशल और अद्वितीय हस्तशिल्प को प्रदर्शित करेगा और हम सभी को उत्तर पूर्वी भारत से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। आइए हम सब मिलकर उत्तर पूर्वी भारत की समृद्धि, संस्कृति और उज्जवल भविष्य के इस उत्सव में साथ में मिलकर शामिल हो। हम वहीं मिलेंगे 6 दिसंबर को। आप हम सब भारत की उत्तर पूर्वी क्षेत्र की क्षमता के उत्सव में अष्टलक्ष्मी महोत्सव। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आज किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जहां बड़ी संख्या में सिरसा में सभी किसान दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में मुस्तैद बनी हुई है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां पुलिस लाइन में जवानों को किसानों से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जहां सिरसा में अलग अलग स्थानों पर हरियाणा पुलिस की 5 कंपनी तैनात की गई है। 4 डीएसपी, दर्जन भर इंस्पेक्टर सहित कुल 500 अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद रहेंगे। बीएसएफ की एक टुकड़ी ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जहां भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार करने की बजाय अलग माहौल प्रदेश में बना रही है। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी 2024 से किसान दोबारा धरने पर है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के निर्णय से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। औलख ने कहा कि किसान निर्धारित रूट के अनुसार दिल्ली की ओर कूच करेंगे, जहां किसान अन्य रास्ते से दिल्ली में एंट्री नहीं करेंगे। पूर्व में सरकार ने प्रमुख मार्गों पर अवरोधक और लोहे की कीलें लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की थी। वहीं अवरोधक की वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। किसान नहीं चाहते कि आंदोलन की वजह से लोगों को परेशानी हो। वहीं किसान शांति से संघर्ष को अंजाम दे रहा है। सरकार बार बार किसानों को उकसा रही है। वहीं पूर्व में भी आंदोलन के दौरान लोगों का काफी नुकसान हुआ था, जब बीकेई के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को बातचीत से किसानों की समस्याओं का हल करना चाहिए। औलख ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी किसानों की मांगों को ले जायज ठहराते हुए सरकार से आह्वान किया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर संभल जाने से रोकने के विरोध में कांग्रेसियों ने बीते बृहस्पतिवार को विरोध प्रकट किया और नवयुग मार्केट में कैंडल मार्च निकाला, जो कांग्रेस अम्बेडकर पार्क पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी, महानगर अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि संभल में पीड़ित परिवार से दोनों नेताओं को मिलने से रोकना बता रहा है, जहां पर की सरकार डरी हुई है, वहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस मौके पर लालमन सिंह, त्रिलोक सिंह, नरेंद्र शर्मा, सुरेश चौधरी, सुनील दत्त, भूपेंद्र कुमार, सुमित यादव, मनुप्रिया आदि अनेक लोग मौजूद रहे। देश में जो संभल में हुआ है दुख घटना, उसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी जानबूझ के दंगे कराए। और बीजेपी जैसी पार्टी जो ये कहती है कि दंगे हमारे टाइम में दंगे नहीं होते, तो ये पाकिस्तान में हो गया कि संभल में जो हुआ ये भी कहीं ना कहीं जो है संभल में यूपी में ही आता है। इसके माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। इसने कर दिया, उसने कर दिया, कारतूस पाकिस्तान से आगे, चाइना से आगे। अरे तुम्हारे होते हुए कोई कहीं से कुछ भी कैसे आ गया? लानत है, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात, ये सब कुछ प्रायोजित है। इन्होंने जानबूझ के एक ही दिन में पिटीशन फाइल हुई है, उसी दिन एक्स पार्टी हुआ है, उस दिन कमीशन नियुक्त हुआ है, उसी दिन सर्वे हो गया है। भारत की मैंने पहला किसी वाद में, भारत के इतिहास में आज तक बहुत सारे एडवोकेट भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे जजेस भी होंगे। मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्या वाद के केस में एक दिन में शाम तक कोई डिसीजन आज तक भारत में हुआ है? ये प्रायोजित है। देश में जो संभल में हुआ है दुख घटना, उसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया है कांग्रेस। दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में रानी गार्डन की झुग्गियों में आग लग गई है, जहां एक अधिकारी ने बताया कि अब तक किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के लिए कुल 12 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, जहां पर अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया कि हमें झुग्गी में आग लगने की सूचना रात 2:30 बजे मिली थी। अभी 12 दमकल गाड़ियां मौके पर हैं, जहां अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। हम जांच के बाद इसकी पुष्टि कर सकते हैं। वहीं आग बुझने के बाद लोगों ने कुछ छोटे गोदाम बनाए हैं और बताया गया कि आग में 4 से 5 बकरियां भी जल गई हैं। वहीं शाहदरा संपत की गीता कॉलोनी में रानी गार्डन की झुग्गियों के एक निवासी ने कहा कि रात 2 बजे आग लगी, जिसमें सब जल गया। कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कुछ पालतू बकरियां मर गई हैं। वहीं टायर और रबर का एक गोदाम था, जहां झुग्गी बस्ती के लगभग 400 घर भी थे। इसके साथ ही एक स्थानीय महिला ने कहा कि मैं यहां झुग्गियों में रहती थी, हमारे पास जो कुछ भी था सब जल गया। आग लगने के संबंध में ऐसा कहा जा रहा है कि किसी ने बच्चे को गर्म रखने के लिए आग जलाई थी, जिसके कारण आग लग गई। जहां मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राजधानी की हवा में सुधार आने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेड 3 और 4 की पाबंदियां हटा दी हैं। ऐसे में निर्माण व विध्वंस कार्य दोबारा से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भारी वाहनों व ट्रकों को राजधानी में प्रवेश मिलेगा, जहां CQM की उप समिति ने यह निर्णय बृहस्पतिवार शाम को बैठक में लिया गया है, जहां CQM के मुताबिक डीजल वाले 4 पहिया वाहनों व उद्योगों पर भी पाबंदी हटा दी गई है। बड़े वेल्डिंग और गैस कटिंग के काम हो सकेंगे, जहां इसी तरह सीमेंट, प्लास्टर और अन्य कटिंग के काम भी हो सकेंगे। वहीं पर निर्माण व विध्वंस परियोजना स्थल और औद्योगिक इकाइयां, जिन्हें विभिन्न वैधानिक दिशा निर्देश के उल्लंघन के कारण विशेष रूप से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वे किसी भी परिस्थिति में आयोग से बिना अनुमति के संचालन शुरू नहीं कर सकेंगे। CQM की उप समिति वायु गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखेगी। वहीं पूर्वानुमान के आधार पर आगे उचित निर्णय के लिए समय समय पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में विकसित भारत एक्ट 2047 के तहत नई दिल्ली इलाके का विकास करने पर जोर रहेगा। जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 12 दिसंबर को पास किए जाने वाले बजट में नई दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने पर एनडीएमसी के अधिकारी बजट तैयार करने में जुटे हैं, जिसमें बिजली, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। इसी कड़ी में नई दिल्ली के नागरिकों को निर्बाध और उच्च गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट तकनीक व स्वचालित प्रणालियां विकसित किया जाएगा। बिजली आपूर्ति नियमित तौर पर देने के लिए स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा कुशल प्रणालियों की लागू किया जाएगा। पानी की बर्बादी को रोकने और हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए आधुनिक जल शोधन व वितरण प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। सीवर प्रबंधन के लिए कचरा और सीवरेज को निपटाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल होगी, जहां इसके पीछे स्वच्छता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की मंशा है। इसके साथ ही नई दिल्ली की सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को खूबसूरत व आधुनिक रूप देने के लिए बजट में अलग से धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रमुख मार्गों के लिए बेहतर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल व स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाने की योजना लाई जाएगी। वहीं चौराहों का सौंदर्यीकरण करने की दिशा में प्रमुख चौराहों पर आधुनिक डिजाइन और हरियाली के साथ सजावट करने की भी योजना की जाएगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां सामुदायिक पुलिस की ओर से डीएवी पब्लिक स्कूल यानी आईएचएस कॉलेज और जेसी बोस विश्वविद्यालय में पुलिस की पाठशाला के तहत 1800 से अधिक छात्रों को नशे से दुष्परिणाम, साइबर फ्रॉड, डायल 112, महिला सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिस दौरान पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस की ओर से लोगों को विभिन्न पहलुओं पर जागरूक किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक से यातायात नियमों का संदेश दिया गया। इसमें सामुदायिक पुलिसिंग टीम ने टिक के सहयोग से नुक्कड़ नाटक का मंचन करवाया। इसमें वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करना, कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य, 2 पहिया वाहन चालक और सहचालक दोनों हेलमेट पहने, रेड लाइट पर जंप न करें, सड़क पार करते समय सतर्क रहें, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाने के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही हिट एंड रन मामलों में मिलने वाले मुआवजे के बारे में भी समझाया। इसमें मृतक के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को ट्रिप मॉनिटरिंग की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया, ताकि वे यात्रा के दौरान अपने परिजनों से संपर्क में रहें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही विद्यार्थियों की सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।